तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा शुरू करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने तो मुझे कमेंट आंसर भी दिए थे, लेकिन कुछ ने नहीं दिए। खैर, सोते रहो, बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन में वेट गेन करो, जैसे आप लोग भालू हो। अभी सर्दियों में तो जैसे आपको वेट लॉस करना, फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। चलो खैर, मुझे ही बताना है भाई। तो देखो बच्चों, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो था E1 और ये रहा E2 और प्लस में E1, ये दोनों, और जो डायरेक्शन है हमारी वो दोनों मिला करके जो है बच्चों, वो है हमारी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। देख रहे हो ना आप, दोनों एरो हमारे इस तरफ है, जबकि डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है बच्चों वो इस तरफ है। ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और डायपोल मूवमेंट हमारा हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। एंटी पैरेलल, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर किसी भी डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट ए पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे तो वो हमेशा डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होगा। क्लियर। तो ये थी डायरेक्शन की बात, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जब हमने जो डायपोल मूवमेंट था हमारा, उसकी अगर एक्सिस के ऊपर जब हमने लिया था बच्चों, तो डायपोल मूवमेंट एक्सिस पे जब हमने कोई पॉइंट लिया था तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ थी, तब वो पैरेलल थी। तो दोनों मैं फिर से याद करवा रहा हूँ। एक्सिस के ऊपर जब कोई पॉइंट हमने लिया था तो डायपोल मूवमेंट P और E की जो डायरेक्शन थी बच्चों वो क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल एट एनी लोकेशन। अब हमारे पास ये हमने दो चार्ज ले लिए बच्चों, ये नेगेटिव Q है एंड दिस वन इज पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमारा जो है ना एक डायपोल बन गया। इस डायपोल का ये हम ले लेते हैं सेंटर, ठीक है। एक्चुअल में ये सेंटर लिया और इस सेंटर से हम लोगों ने, इस सेंटर के साथ साथ में आप लोगों ने पिछले लेक्चर में जो हमने यहाँ पे प्लेन ड्रॉ किया था, ये उस प्लेन की भी लोकेशन है बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस डायपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता करनी है बच्चों, यानी कि जैसे अगर आप ये देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं यूं से यूं आ रही होंगी, ठीक है। अगर कोई इंटरसेक्ट हो जाती है लाइन तो आप लोगों ने ये समझना है कि नहीं हो रही है, एक्चुअल में ऐसा ड्रॉ करने में मिस्टेक हो जाती है।
तो अब मान लो कि वो पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो पहले हम 2 पॉइंट लेके देख चुके हैं। एक तो डायपोल के हमने एक्सिस लाइन के ऊपर लिया था और एक इक्वेटोरियल प्लेन पे। अब हम वो पॉइंट किसी भी जगह पे ले सकते हैं। यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमारे रहेंगे बच्चों, अब हमें कोई भी पॉइंट एक्चुअल में छोड़ना नहीं था कि हम एक डायपोल पे जो हमारा इलेक्ट्रिक जो डायपोल है बच्चों, उस पे हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र कर सकते हैं। तो मान लो कि हमने एक यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बच्चों और उस पॉइंट का नाम है ए, जो कि ये था हमारा प्लेन, जो हमारी लाइन ज्वाइनिंग थी। दोनों जो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइनिंग से हमने जो जोड़ रखा है बच्चों, उस एक्सिस से ये जो हमने ए पॉइंट तक की जो लोकेशन ली है बच्चों सेंटर से, उसका जो डिस्टेंस है उसको हम आर मान के चलते हैं। और उसने एक थीटा एंगल बना लिया बच्चों, किसके साथ? जो लाइन ज्वाइन कर रही थी, यानी कि जो हमारे डायपोल का जो एक्सिस है उसके साथ एंगल थीटा बना लिया। ठीक है बच्चों, अब अगर थीटा इसने बना लिया, अगली बात थोड़ी सी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, एनी जगह पे। तो सीधा हमने करके देख लिया था, 90 डिग्री पे बन रहा था और एक्सिस पे बना करके देख लिया था। अब ये पॉइंट हमारा कहीं भी हो सकता है, तो रेंडमली हमने ये जो पॉइंट है ए, यहाँ पे चूज कर लिया और इसका जो डिस्टेंस है डायपोल के सेंटर से वो आर है बच्चों। ठीक है, अब हमें जो डायपोल की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, हमारे डायपोल मोमेंट की, सॉरी, वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव तो जो होती है वो हमारी केमिस्ट्री में होती है बच्चों। ठीक है ना, तो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी बच्चों इस तरफ। ठीक है ना, इस तरफ। क्लियर? क्योंकि एक्सिस पे अगर अपन पता करेंगे तो ओके। तो अब अगर हमारा जो डायपोल मोमेंट है वो, अगर मान लो बच्चों वो इस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है ना, ये है हमारा डायपोल पी इस तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा डायपोल मोमेंट अगर इस तरफ है तो इस तरफ कितना होगा? मेरे कर्सर को आप ध्यान से देखें, इस तरफ कितना होगा बच्चों? इस डायरेक्शन में मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, इस डायरेक्शन में जो हमारा ए पॉइंट है। अगर P इधर है बच्चों, यानी कि P तो रिजल्टेंट है, तो A की तरफ कितना होगा? क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि इसने यहाँ पे एंगल थीटा बना रखा है बच्चों P के साथ, तो इस तरफ होगा बच्चों हमारा
पी कोस ऑफ थीटा, पी कोस ऑफ थीटा। क्या समझ में आई आप लोगों की बात? अगर P इधर है बच्चों और इस तरफ हमारा इसका एक कंपोनेंट होगा जो कि, क्योंकि P तो हमारा रिजल्टेंट है, इस तरफ जा रहा है बच्चों, और इस तरफ जो अगर होगा, जो एंगल थीटा बना रहा होगा, जो हमने लोकेशन के लिए लिया था। अब आप याद करो कि जब हमने इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर लिया था तो वो किस तरफ था बच्चों? वो तो ऊपर की तरफ था, ऐसे ऊपर की तरफ था, ठीक है ना, एक, और एक नीचे की तरफ था। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा कंपोनेंट था ये तो ऊपर की तरफ था, और दूसरा ठीक एक नीचे की तरफ था, तो वो दोनों हमारे कैंसिल हो गए थे। तो जैसे जैसे ये कंपोनेंट इधर की तरफ बढ़ेगा तो वो कोस का ही तो होगा, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपको काम आएंगी, ठीक है। अब सोचने जैसी बात ये है कि अगर ये कोस का कंपोनेंट है तो दूसरा जो साइन का जो कंपोनेंट होगा बच्चों, वो डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि मुझे एक कंपोनेंट मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसको एक दूसरे कलर का ले लेना चाहिए था। ये वाइट तो मैं राइटिंग के लिए काम करता हूँ इससे, तो मैं एक अलग कलर चूज़ करता हूँ इसके लिए। रेड ले लेते हैं, और इसके लिए हाँ, ये करीब करीब अभी 90 एंगल पे दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे। यानी कि ये जो एंगल होगा बच्चों, ये वाला एंगल इन दोनों के बीच ये 90 डिग्री का है, ठीक है बच्चों। और ये जो रेड वाला है ये होना चाहिए P साइन ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। और ये जो आप ब्लू कलर का जो देख रहे हैं ना, ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट है। समझ में आई बात? क्लियर ना? तो ये जो P है, आप बात को खूब अच्छे से समझ लें कि ये जो P है, जो हमने कोई भी एक पॉइंट लिया था, वो एक्चुअल में जो हमारा रिजल्टेंट था उसके साथ एंगल बना रहा था, तो हमने दोनों कंपोनेंट इसके फाइंड आउट कर लिए, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में लिख करके दे मुझे, मैं इसको फिर से डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। क्लियर? तो जो पी साइन वाला जो बच्चों कंपोनेंट है, वो तो मैंने 90 डिग्री के एंगल से इसको अपने आप ही ढूंढ लिया, क्योंकि हमें पता होता है कि पी कोस थीटा अगर अपने पास में आ गया तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो तो 90 पे ही होगा, ठीक है ना बच्चों। और ये आ गया पी जो हमारा था वो है रिजल्टेंट। अब आगे का जो इसमें गेम है वो बच्चों यहाँ से शुरुआत करते हैं हम इसकी, ठीक है। अब क्या मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लूं? ये लो, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया है बच्चों, ठीक है। और ठीक उसी तरह से इस दूसरे वाले को भी करना पड़ेगा। तो ये
लो मैंने इसको थोड़ा सा बच्चों पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है। अब अगर डायपोल मोमेंट है हमारा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बात को समझना पड़ेगा बच्चों कि अगर मैं ये वाला कंपोनेंट लेता हूँ, मैं दोनों कंपोनेंट को आपको अलग से बताने की कोशिश करूँगा। पहले मैं पी कोस थीटा वाला कंपोनेंट लेता हूँ बच्चों समझने के लिए। देखो इसकी जो डायरेक्शन है, तो बच्चों आप पी कोस ऑफ थीटा, ये हमारा डायपोल मोमेंट है जो कि पी का एक कंपोनेंट था, ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो ये जो कंपोनेंट है अब चाहे ये कम हो, देखो मैं आप लोगों को एक और अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश अगर करूं, अगर मान लो कि मैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं बच्चों, ठीक है, तो इसमें ये हमारा 3 और ये 4 और ये रहा बच्चों 5, ठीक है ना। तो पाइथागोरस जब आप लगा रहे थे तो एक्चुअल में ये क्या था हमारे पास, ये क्या था हमारा कि 5, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर दोनों का अंडर रूट करते थे और इज इक्वल टू में 5 के इक्वल आता था। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये दोनों कंपोनेंट बन के इसका रिजल्टेंट बनते हैं, ठीक है ना। बनते थे कि नहीं बनते थे। ठीक उसी तरह से अब बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि भाई पी कोस ऑफ थीटा क्या है। पी कोस ऑफ थीटा की अगर मैं बात करूं तो इसको आप लोग मान लो 3 और इसको मान लो 4 और ये वाला मान लो कि 5, इन दोनों का 3 और 4 का ये 5 वाला रिजल्टेंट है। बट 3 भी कुछ तो है, 3 भी तो कोई मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से जो 3 वाला जो कंपोनेंट अगर मान लो हम मान करके चले बच्चों, अगर ये नेगेटिव है और ये अगर पॉजिटिव है बच्चों, ये अगर पॉजिटिव है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं। तो एक्सिस लाइन के ऊपर अगर मैं आगे चलूं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट लूं, तो बच्चों एक्सिस पे तो ई की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन दोनों इस तरफ क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल थी। सबसे पहले वाला याद करो आप लोग, ठीक है ना। तो ई की डायरेक्शन हमारी किधर होगी बच्चों, इसके पैरेलल ही होगी जिधर डायपोल मोमेंट है। तो पी तो हमारा इसी तरफ होगा और ई भी इसी तरफ होगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो E1 ये हमारा ए पॉइंट था, और अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों तो ई जो हमारा होगा वो होगा बच्चों कुछ यहाँ इस डायरेक्शन में, किसके लिए, पी कोस ऑफ थीटा के लिए, ठीक है ना, इसी तरफ। क्लियर। अब हम बात करें रेड वाले की जो कि पी साइन ऑफ थीटा था, ठीक है बच्चों। अब पी साइन ऑफ थीटा की अगर मैं बात करूं तो इसको आप पैरेलली यहां से उठाया और हमने इसको कर दिया बच्चों इधर शिफ्ट, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, जो हमारा पॉइंट है वो मान करके चलो आप इधर है, ठीक है बच्चों, और कुछ इस तरह से,
अब इसको हमने थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ, इधर है हमारा नेगेटिव क्यू और इधर है हमारा प्लस में क्यू। अब ये मान करके चलो ये 4 वाला कंपोनेंट है, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे ए, तो आप ध्यान से देखो, ये तो डायपोल के सेंटर पे है, इस पे ये वाला जो हमारा है पी साइन ऑफ थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट मैंने लिया वो है बच्चों पी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब इधर डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी इस केस में वो होगी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ये तो एक्सियल इक्वेटोरियल प्लेन पे हो गया ना, हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था। तो उस डायरेक्शन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी पैरेलल। समझ में आई बात बच्चों? यानी कि अब ये E2 की जो डायरेक्शन होगी P साइन ऑफ थीटा के लिए यहाँ पे, तो वो किधर होगी, इस तरफ होगी। समझ में आई बात? तो आपकी बुक्स में जो डायग्राम है उसका मतलब ये वाला है। आगे बात समझ में बच्चों? तो P साइन ऑफ थीटा के लिए हमारी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बच्चों, वो होगी इस तरफ, ठीक है ना, एंटी पैरेलल के लिए। आगे बात समझ में इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये वाला जो था हमारा ऑरेंज वाला है वो P कोस ऑफ थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेड वाली जो है हमारी वो किसके लिए है बच्चों, रेड वाली जो है हमारी P साइन ऑफ थीटा के लिए, ठीक है। और ये रही हमारी, ये इरेज हो गया था, इसको फिर से बनाना पड़ा। अब ये दोनों जो कंपोनेंट है बच्चों एक दूसरे को राइट एंगल पे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों के दोनों अभी भी, ये तो P कोस ऑफ थीटा के लिए था ये वाला कंपोनेंट, ठीक है ना। तो P कोस ऑफ थीटा के लिए हम लोग इसको E1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम E2 कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हमें E1 की जो वैल्यू है, E1 इसकी जो वैल्यू है वो आप याद करो, वो तो एक्सियल लाइन पे जो हमने पॉइंट रखा था उसके लिए थी वैल्यू। और वो क्या थी बच्चों, E1 की वैल्यू वो थी हमारे पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में P इनटू में 2P थी। बट यहाँ पे यानी कि जितना की डायपोल मोमेंट होगा उतनी वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, याद करो आप एक्सियल लाइन पे। तो यहाँ पे तो P कोस ऑफ थीटा अपने को रखना पड़ेगा, ठीक है ना। E की जो लोकेशन थी एक्सियल लाइन पे हमने जो पता की थी बच्चों वो थी 2P। अब P यहाँ पे क्या है, पूरा P नहीं है, P का कंपोनेंट है बच्चों P कोस ऑफ थीटा, और अपॉन में यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, R है तो R क्यूब होगा,
ठीक है ना। बट E2 के लिए हम क्या करेंगे, E2 के लिए E2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों इस वाले कंपोनेंट के लिए, वो होगी हमारी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2p साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, अपॉन में r का क्यूब। समझ में आ गई बात बच्चों। E1 की वैल्यू तो ये है और E2 की वैल्यू ये है। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी तो है एक दूसरे के, तो इनका जो रिजल्टेंट है बच्चों वो कहाँ होगा। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये कंपोनेंट है 3 और ये है 4, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, तो आप लोग याद करो कि वेक्टर एडिशन ऑफ, वेक्टर का एडिशन ला बताओ मुझे आप लोग क्या होगा। यानी कि अब अगर अंडर द रूट फॉर्मूला, अब आप लोगों को फिर से रिवाइज करवाना पड़ेगा मुझे, अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, या माइनस, अब कुछ भी याद नहीं आप लोगों को, तो कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू वो 90 डिग्री है बच्चों, तो कोस वाला तो कंपोनेंट ही खत्म हो जाएगा और रिजल्टेंट जो निकलेगा हमारा वो होगा बच्चों E इज इक्वल टू में होगा अंडर द रूट E1 का स्क्वायर और प्लस में E2 का स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ गई बात बच्चों। तो अब मैं इन दोनों को इरेज कर दूं इधर से, ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है बच्चों। और ये मिल गया हमें स्पेस, तो इसके अंदर मैं E1 और E2 की दोनों की वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ इसमें दोनों वैल्यूज रखने के लिए, क्लियर। तो पहली जो वैल्यू थी बच्चों हमारे पास थी वो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p कॉस ऑफ थीटा, 2p कॉस ऑफ थीटा अपॉन में r क्यूब, और उसका होगा बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में E2 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p साइन ऑफ थीटा और अपॉन में r का क्यूब और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी सारे की अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, और इसमें से कुछ चीज़ें हमारी स्केयर के लिए कॉमन आ रही है बाहर, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब जो है बच्चों उसको अपन स्केयर से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अंदर अपने पास में क्या क्या बचेगा, ये e की वैल्यू के लिए चल रहा है सब, ठीक है ना बच्चों। तो अब आप +2 के बच्चे हैं तो इतनी बात तो समझ ही गए होंगे कि क्योंकि इसका स्केयर है तो मैं इसको बाहर ले सकता हूँ, उसका स्केयर कैंसिल होकर के ये बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन में, और साथ के साथ कॉमन भी ले लिया मैंने दोनों में से, ठीक है। और एक चीज़ और भी आ रही है बच्चों, p का स्केयर, ठीक है ना, दोनों में से p का स्केयर भी कॉमन आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना।
तो यहाँ से मैं बाहर ले सकता हूँ ऊपर P, और ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इनटू में R का क्यूब। और अब बचा हुआ मेरे पास में क्या रह जाएगा बच्चों, सॉरी मैं एक गड़बड़ कर गया लिखने में, ये हमारी 2P थोड़ी आई थी बच्चों, एक मिनट, यहाँ पे ये हमारा ये गलत है, ये P अपॉन में R क्यूब आया था बच्चों, ठीक है ना। इक्विटोरियल प्लेन पे जो है ना बच्चों P अपॉन में R क्यूब आया था, तो यहाँ पे मेरा जो 2 है वो गलत है, ठीक है। तो रट्टा थोड़ी लगाना है बच्चों, बात को समझना है। तो गलती पकड़ी गई, अगर रट्टा होता तो ये यूं ही चलता रहता, ठीक है बच्चों। क्योंकि कॉमन लेने में जो है वो फ्लो में 2 लिखा गया, लेकिन गलती पकड़ी गई। चलो अच्छा भी हुआ, ये हमें दोनों फॉर्मूले याद भी हो गए। ओके, तो हमने इसमें से P को बाहर ले लिया, ठीक है, और यहाँ हमारे पास बचा यहाँ हमारे पास अंदर बच गया बच्चों, ये 2 का बन गया 4, और P हमारा बाहर चला गया, और ये बन गया बच्चों कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। और इसका तो ये सारी चीज़ें बाहर चली गई थी, ये बाहर चला गया था, P बाहर चला गया, R क्यूब बाहर चला गया, और यहाँ पे रह गया बच्चों साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। अब ठीक उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में E की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का साइन हमें इस पर लगाना पड़ेगा। तो P एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R क्यूब, और इसमें से बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3 कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एंड प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो एक कोस स्क्वायर को हमने ब्रेक कर लिया ताकि हम इसको 1 बना सकें, ठीक है ना बच्चों। तो इसी के ही स्टेप को हम आगे लिख सकते हैं कि P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R क्यूब एंड अंडर द रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है बच्चों। और ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, ठीक है ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे याद रखें, ठीक है। अब ये आ गया बच्चों हमारे पास रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट, और मान लो कि जो हमारा रिजल्टेंट आया है उस रिजल्टेंट ने यहाँ पे, यहाँ जो है ये आ गया बच्चों, मान लो हमारा कोई रिजल्टेंट, येलो कलर से मैंने इसको, ठीक है बच्चों, ये है हमारा रिजल्टेंट E, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों हमारा रिजल्टेंट E, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें एक बात का और पता करना है बच्चों कि जो रिजल्टेंट आया है
इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी लास्ट में। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं बच्चों, तो मान लो कि जो रिजल्टेंट है हमारा वो यहाँ एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर में भी मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो अल्फा एंगल इधर बनेगा वो इधर ही क्यों बनेगा, इस तरफ भी तो बन सकता था। अब अगर ये एंगल अल्फा है तो E1 जो है वो बच्चों किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, और E2 जो है हमारा किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। क्योंकि जो रिजल्टेंट है हमारा जिसके साथ एंगल बनाता है वो हमारा क्या होता है, बेस। ठीक है ना, एडजेसेंट साइड बेस होती है। तो E की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, टेंजेंट अल्फा चाहिए। ठीक है ना। तो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट के लिए हम क्या पता करेंगे बच्चों, वो क्या होगी हमारा, टेंजेंट अल्फा। और टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर इस टाइम पे हमारा क्या काम कर रहा है, E2, और बेस क्या होगा हमारा बच्चों, E1। ठीक है ना। तो E2 अपॉन में E1 जो वैल्यू होगी वो हम इसके अंदर रख देंगे बच्चों। तो E2 की वैल्यू क्या है अपने पास में, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में P साइन ऑफ थीटा अपॉन में R का क्यूब, और अब इसके अपॉन में हम रखेंगे E1 की वैल्यू जो कि होगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में P cos ऑफ थीटा अपॉन में R का क्यूब। तो यहां से कुछ चीजें कट रही हैं बच्चों, है ना। ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और P भी तो गया। ठीक है ना बच्चों। और ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, साइन अपॉन में कॉस, यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा के। ठीक है बच्चों। तो टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, टेंजेंट ऑफ थीटा की, यानी कि जो एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है बच्चों। तो इसमें आज का जो हमारा लेक्चर है, छोटी मोटी चीज़ें मैंने इसमें जानबूझ करके छोड़ी हैं, जो आप लोग सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट्स में, ताकि मुझे ये लगे कि आप लोगों ने कुछ किया है। ठीक है। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो लोग आप करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ताकि आपकी जितने भी अभी तक के आपने लेक्चर देखे हैं वो सभी आप फॉर्मूले इसमें से आप लोगों को याद करने हैं, और पहले डेराइव कर करके उसने देखना है, ताकि अगर मेरे जैसी अगर कहीं गलती हो तो उसको आप पकड़ पाएँ। ठीक है। तो कोई भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।